इस वीडियो में हम पाल वंश के समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था की हम यहां बात करने वाले हैं। सो आप इस पूरे वीडियो में उनके प्रशासनिक गतिविधियों की चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में, जहां हम इतिहास की बात करते हैं। और हम पिछले वीडियो में अभी पाल वंश पे चर्चा कर रहे थे। पाल वंश के हमने पहले शुरुआती वंश के बारे में एक वीडियो में जाना, दूसरे वीडियो में हमने एक बार पतन होने के बाद फिर से द्वितीय पाल वंश उदय में आया, उसकी चर्चा कर ली। अभी दोनों वंश तो देख लिए, शासक देख लिए, उनके शासनकाल देख लिए। इस वीडियो में हम पाल वंश के समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था की हम यहां बात करने वाले हैं। सो आप इस पूरे वीडियो में उनके प्रशासनिक गतिविधियों की चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे सामाजिक जीवन से, उस समय का पाल वंश के जो सामाजिक जीवन चल रहा था, उस समय लोगों का क्या चल रहा था। तो पाल शासनकाल में समाज अनेक जातियों और उपजातियों में वर्णित हुआ कर रही थी। ठीक है, बृहद धर्म पुराण में ब्राह्मण के अलावा 36 गैर ब्राह्मण जातियां उस समय थी। कहां पे? इनके शासनकाल के समय में। ठीक है, और इनका उल्लेख मिलता है बृहद धर्म पुराण में। उत्तम श्रेणियां मतलब जो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, कर्ण, उग्र, गांधिक, ये अच्छी हैं। मध्यम बात करें तो तक्षण, रजक और आबीर, ये नई जातियों की बात चल रही है। और अधम जातियों की बात करें तो बहुत सारी अधम जातियों का उल्लेख मिल जाता है। कहां पे? बृहद धर्म पुराण में ये सारी बात। इस काल में समाज क्षीर कर्म, जात कर्म, उपनयन, अन्नप्राशन, विवाह, ये सारे के सारे संस्कार कहलाते हैं। इत्यादि संस्कार, साथ ही साथ जो भगवान है दुर्गा, गणेश और अन्य देवताओं का पूजन उत्सव, साथ ही साथ होली और काम महोत्सव यहां पे मनाए जाने का उल्लेख समाज में मिल जाता है। यानी यहाँ पे धर्म सद्भाव चल रहा है। ब्राह्मणों के अलावा और भी बहुत सारी गैर ब्राह्मण जातियां हैं, नई नई जातियां बन भी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे देवी देवताओं के भी पर्याप्त रूप से उत्सव मनाए जा रहे हैं। सारी चीजें, होली वगैरह, ये त्योहार भी मनाए जाते थे। साथ ही साथ बहुत सारे संस्कारों का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है कि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो समाज तो बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी के अलावा यहाँ पे सामंती व्यवस्था का प्रचलन बहुत ज्यादा हो चुका था। ये तो यार हमने देखा था कि प्राचीन काल ही खत्म जब हो रहा था, तब से ही चालू हो जाता है, हर्षवर्धन के समय से ही चालू हो जाता है सामंती व्यवस्था। तो उसके कारण समस्याएं आती हैं, हम कभी डिस्कस करेंगे इस पे। तो भैया सामंती व्यवस्था यहाँ प्रचलित थी। गणिकाएं थी, गणिकाएं के अलावा स्त्री दासी हुआ कर रही थी। देवदासी प्रचलन भी यहाँ पे चालू हो गया था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति कुल मिला के खराब थी, अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, सो यहाँ पे इन सारी चीजों का प्रचलन था। खेलों में बात करें तो शतरंज और पासा खेल खेला जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे लोग बाग घोड़ा गाड़ी, हाथी, नाव, बैलगाड़ी, इन सब की दौड़ भी करते थे और इनका इस्तेमाल भी कर रहे थे। बहु विवाह का प्रचलन था। बहु विवाह हो रहे थे, लेकिन महिलाओं के नहीं, पुरुषों के ही होते हैं। ठीक है, विवाह में गोत्र और जाति तथा परिवार का ध्यान रखा जाता था विवाह संबंधों में। ठीक है, तो ये समाज की सारी चर्चाएं हमने पाल वंश के समय करी है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की, कि क्या क्या आर्थिक व्यवस्थाएं पाल वंश के समय चल रही है। तो आर्थिक व्यवस्था में बात करें तो ग्रामीण परिवेश पर आश्रित हुआ कर रही थी अर्थव्यवस्था, जो आज भारत की भी वही है ना। सो हमेशा भारत के साथ यही है कि ग्रामीण परिवेश पर ही आधारित हमारी अर्थव्यवस्था रही है। इस काल में क्या हुआ है? प्रमुख रूप से कपास फसलों की बातें चल रही हैं। सुपारी, पान, धान, गन्ना और आम की खेती की जाती थी। देखो भैया, ये क्षेत्र ही वही है, बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र है। उस समय पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहती है। सो पानी जहां पर्याप्त होगा वहां पे कपास, धान, गन्ना, आम और भैया सुपारी उपारी, ये फसलें इजीली हो जाती हैं। सो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों को प्रमुखता से उगाया जा रहा था, खेती की जा रही थी। साथ ही साथ मंदिरों की, बौद्ध विहारों की, ब्राह्मणों की, नागरिकों की और सैन्य अधिकारियों को जो भूमि होती थी वो कर मुक्त, उस पर टैक्सेशन फ्री था, दान में प्रदान की जाती थी। जब कोई व्यक्ति दान देना चाहता है, भूमि ही दान दी जाती थी। तो चाहे वो मंदिरों को दान दे रहे हो, बौद्ध विहारों को, ब्राह्मणों को, नागरिकों को, सैन्य अधिकारियों को, तो वो टैक्स फ्री आपको भूमि दी जाती थी। साथ ही साथ पाल काल में बहुत सारे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि षष्ठाधिकृत, क्या षष्ठाधिकृत, विषयपति, ग्रामपति, ये सब अधिकारी हैं। जो गांव का हेड है ग्रामपति हो गया, विषयपति मतलब गांव से ऊंचा, जैसे तहसील बोलते ना, तो उधर विषय बोलते थे। षष्ठाधिकृत मतलब और अधिकारी है। दशापराधिक मतलब
ये अपराधी गतिविधियों को देखने वाला अधिकारी, चौरोद्धारणिक मतलब चोर को पकड़ने वाले, क्षेत्रपाल यानी रक्षा करने वाले, महाअक्षपटलिक, ज्येष्ठ, कायस्थ। कायस्थ एक नई समाज का डेवलपमेंट हो चुका था प्राचीन भारत खत्म होते होते, ठीक है, उसके पहले ही हो गया था एक्चुअली, गुप्त काल के समय, ठीक है। राज्य की आमदनी हिरण्य, ये टैक्सों की बात कर रहे हैं, शुल्क, दंश, अपराध, चौधरण से होती थी, चौरोद्धरण, ठीक है। सो इनकी आमदनी मतलब ये टैक्स हैं सारे जो लिए जाते थे। भूमि पर जो टैक्स लेते थे वो भाग क्या था, 1/6 था, मतलब आपका 6 भागों में से 1 भाग आप ले लेते थे, ठीक है। कर लगाए जाते थे। धर्मपाल एक अभिलेख के अनुसार काल में द्रम्य नामक क्या है, सिक्के चलाए जाते थे। द्रम्य नामक सिक्के का प्रचलन इस समय पे हो रहा था, ठीक है। चलिए आर्थिक व्यवस्था में और बात करें तो समाज में वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, पत्थर और मिट्टी के बर्तन, कलात्मक मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। मतलब शिल्प कला की बात करें तो बहुत उच्च अवस्था में थी। साथ ही साथ यहाँ पे शिल्प के अलावा उद्योग, जो धंधे उद्योग वगैरह है, व्यापार वाणिज्य की बात करें वो भी अच्छे प्रकार से, क्योंकि यार बंगाल में हो, बंगाल में तो आपको पोर्ट की सुविधा भी है, आप एक जगह से दूसरे देश में जाके भी व्यापार कर सकते हो, तो व्यापारिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी यहाँ पे रही है। पालों के समय में दक्षिण पूर्व एशियाई देश मतलब समझ पा रहे हैं ना आप, दक्षिण पूर्व वही ना, मलेशिया आपके सारे, या फिर आप इंडोनेशिया, जकार्ता, इन सारी जगहों पे जाओगे, सो वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हमारा श्रीलंका हो गया, ठीक है, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे, और चीन से व्यापार किया जाता था। बिल्कुल बात है, क्योंकि वहीं से तो सीधा बंगाल की खाड़ी होते हुए आप कनेक्ट कर सकते थे सारी चीजों को। 9वीं शताब्दी का जो एक अरब यात्री सुलेमान इस समय आया था इस काल में यात्रा पे, सो ओशो ने इस काल की निर्मित वस्त्रों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करी हुई है कि भैया वस्त्र कला में ये बहुत ही आगे थे। चलिए आर्थिक व्यवस्था के बाद हम यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करने वाले हैं। बंगाल के पाल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही, तो पालों की राजधानी हमेशा बंगाल और बिहार में ही क्या हो जाती थी, चेंज होती रहती थी। कोई बंगाल कोई बिहार में अपनी राजधानी परिवर्तित कर रहा है भैया। इसके कारण क्या है कि जो वंशानुगत राजतंत्र था यहाँ पे, कि भैया हम देख ही रहे हैं कि उनका लड़का फिर उनका लड़का फिर उनका लड़का यहाँ पे शासन कर रहा है, सो वंश के अनुसार ही चल रहा, उत्तराधिकारी वंशानुगत राजतंत्र था। यहाँ पे परमेश्वर भट्टारक, परम भट्टारक, परम सौगात और महाराजाधिराज, ये सारी की सारी क्या है, उपाधियां हुआ कर रही थी एक दूसरे की, मतलब पर्टिकुलर एक राजा दूसरी अपनी अपनी उपाधियां, जैसा जैसा वो है साहसी, जितना शासनकाल है उस हिसाब से ये उपाधियां ले रहे थे। पालों में गोपाल के काल में चुनाव के प्रमाण मिले, और हमें पता है कि भैया ये चुना गया था कौन, गोपाल, इसीलिए तो समस्या हुई नहीं, गोपाल के समय में चुनाव के प्रमाण मिले, उसके बाद नहीं मिलते है ना। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो सारा साम्राज्य था इनका, वो कायम है भुक्ति कायम है विषय कायम है विधि कायम है मंडल बिल्कुल गांव में, समझ रहे हो। तो इस टाइप से ये कंटिन्यूअसली भुक्ति से छोटा विषय, विषय से छोटा विधि, विधि से छोटा मंडल और मंडल से छोटा गांव, सबसे छोटी इकाई गांव, सबसे बड़ी इकाई भुक्ति, ये हुआ करती थी। और भुक्ति से ऊपर तो केंद्र था ही, आपका पूरा प्रशासन था ही, ठीक है। सो इनमें आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, साम्राज्य जो है विभक्त था। राजा के शासन के लिए सहयोगियों में राज्य अमात्य बोलते हैं बेसिकली। सो राज्य अमात्य, महाकर्ता कृतिक, महाप्रतिहार, महाविषय मतलब विषयपति, महाविषयपति के ना, दांडिक दंड देने वाला, ग्रामिक मतलब ग्राम का हेड जो सरपंच होता है वो होते थे। पालों के प्रमुख मंत्रियों में बात करें सो गर्ग, दर्भपाणी, केदार मिश्र और गौरव मिश्र ये प्रमुख मंत्रियों में से रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए प्रशासनिक व्यवस्था के बाद हम इनकी कलात्मक प्रगति की बात करने वाले हैं कि इनने किन किन कलाओं में प्रगति करी, क्या क्या करा। सो पाल वंश में सबसे पहले तो इन्होंने धर्म समन्वित कला का, क्योंकि भैया हमने देखा कि शुरुआती पाल शासक जो है वो बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, फिर हिंदू धर्म को मानने लग गए, और यहाँ पे धर्म सहिष्णुता की बात आई, क्योंकि इनके साम्राज्य में हर धर्म के लोग रह रहे थे, है ना, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, तो सारे रह रहे थे। इसीलिए वो पर्टिकुलरली हमें चीज जो देखने को मिलती है वो क्या मिल जाती है, धर्म समन्वयिता का बात की, सारे धर्म सहिष्णुता से सब एक साथ मिलकर रहने का कोशिश कर रहे थे। तो उसी के कारण ये कला भी विकसित हो जाती है, सारी धर्म सहिष्णु कला। ओदंतपुरी बिहार बनवाया, विक्रमशिला बिहार बनवाया, सोमापुर महाविहार ये बनवाए हैं। इन महाविहारों के आसपास आपने मंदिरों का भी निर्माण करवाया, ऐसी बात नहीं है कि केवल बिहारों की बात करें, मंदिरों का भी निर्माण करवाया है, स्थापना एवं पहाड़पुर के स्तूपों का विस्तार इन्होंने करवाया।
ठीक है। साथ ही साथ गया में नेपाल राजा के समय हमने बात करी है, गदाधर और बटेश्वर ये मंदिर बनवाए गए गया में, है ना, बोध गया की बात चल रही है, इनने बनवाए हैं। विष्णुपद मंदिर का अर्ध मंडप जो है, अर्ध मंडप ऊपर का अर्ध मंडप पालों ने बनवाया गया था। और पालकालीन दुर्ग बहुत सारे थे, कौन कौन से दुर्ग थे चलिए देख लेते हैं। एक तो था मुदकगिरी, मुंगेर बोलते हैं मुदकगिरी को, ठीक है, आज के समय में। इसके अलावा जयनगर, लखीसराय इनको कहा जाता है, इंड पे, सूरजगढ़, नौलागढ़, जयमंगलागढ़, अलौलीगढ़ है ना, बट प्रवर्तक, सुल्तानगंज, बटेश्वर ये स्थान का नाम है, शाहघाट, चंपानगर, चंपा मतलब अंग के पास जो चंपा राजधानी थी, चंपानगर, अमोना, कुर्कीहार, धरावत, आफसड़ और पाटलिपुत्र मतलब पटना, ये सारे के सारे इनके क्या थे, गढ़ थे भैया, जिनने दुर्ग या किले इनके थे, जितनी जगह इनने जीती हुई थी। तो उस समय की सारे कम और ज्यादा सारी हमने चर्चा कर ली। मध्यकालीन कला की पूर्व शैली का, मध्यकालीन कला जो पूर्व मध्यकालीन शैली बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। सो मध्यकालीन कला की पूर्व शैली का उद्भव इसी काल में हुआ था। अभिलेखों में पालकालीन नालंदा के दो प्रसिद्ध शिल्पकार कौन कौन से, धीमान एवं बिटपाल, इनका नाम प्राप्त हो जाता है अभिलेखों में, ठीक है। ये कौन थे भैया, शिल्पकार हुआ कर रहे थे, ठीक है। अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा, और साथ में इसमें पारमिता भी है, अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता, ये पंचरक्ष, तत्कालीन चित्रित पांडुलिपियां और महाश्री तारा का एक चित्र जो अभी भी उपलब्ध है, ये सारे के सारे क्या है, इनकी कलात्मक प्रगति को दर्शाता है। फाइनली हम यहाँ पे बात करेंगे शिक्षा और साहित्य की, इनके समय की कैसी क्या शिक्षा में उन्नति करी, साहित्य में उन्नति करी। तो भैया पालकालीन शिक्षा के विख्यात बौद्ध विहार जो है केंद्र रहे हैं शिक्षा के, हमने देखा ये गोपाल ने उदंतपुरी की, धर्मपाल ने सोमापुर और विक्रमशिला महाविहारों की स्थापना करवाई। पढ़ाई इसी में तो होती थी उस समय, ठीक है। सो ये शिक्षा के केंद्र थे। गौड़ीय रीति से इस काल की संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत को प्रमुख रूप से प्रोत्साहन दिया। सो प्रमुख रीति थी इस काल के। प्रमुख विद्वानों में चक्रपाणि दत्त, भवदेव भट्ट, हरिभद्र, संध्याकर नंदी, ये प्रमुख विद्वान इनके समय के रहे हुए हैं। साथ ही साथ संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना करी हुई है। चक्रपाणि दत्त ने चिकित्सा संग्रह की, आयुर्वेद दीपिका की, जीमुत वाहन ने दायभाग, व्यवहार मात्रका और काल विवेक की रचना करी हुई है। वज्रदत्त ने लोकेश्वर शतक, बुद्धचर्या पदों की रचना करी हुई है। ये सारी की सारी रचनाएं पाल काल में ही होने लगी थी। इस काल में बुद्ध विद्वानों में बौद्ध विद्वान भी बहुत सारे रहे। कमलशील, दीपांकर, श्री ज्ञान, आतिश, राहुल भद्र, ये सभी प्रमुख इनके क्या है, बौद्ध विद्वान रहे हैं। पालों के अधीन संस्कृत का तो इनने विकास करवाई है, साथ ही बांग्ला लिपि का भी यहीं पे विकास होता है, बंगाली लैंग्वेज, जनभाषा का विकास हो ही चुका था, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आपको बोलता हूं धन्यवाद। और हमने बात कर ली है पाल वंश की सारी, मतलब हमने उनके साम्राज्य की बात करी, शासकों की बात करी, कार्य जो कालक्रम है उनका वो बात करी, उनके प्रशासनिक व्यवस्था की बात करी, आर्थिक धार्मिक स्वरूप की बात करी, शिक्षा साहित्य की बात कर ली। तो पूरा पाल वंश हमने यहाँ पे देख चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसकी प्रतिहारों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।